नमस्ते बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा चल रहा था। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। उसके कुछ पॉइंट्स हम रिवाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए ये ज़रूरी रहेगा। इसमें जो फिगर आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए। सेंटर की तरफ हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसके लिए ई नोट की वैल्यू 0 वोल्ट लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आर्बिट्रेरीली इसका वोल्टेज 0 है, या ये जो सेल पोटेंशियल इसका वो 0 है। दूसरी बात, जितनी भी रिएक्शंस आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी रिडक्शन रिएक्शंस हैं। हम जो कंपेयर करते हैं इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, उसके साथ में कंपेयर करते हैं। और आपको पता है कि 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस ली जाती है और 1 m हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन लिया जाता है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन। और उसी में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो प्लेटिनम मेटल नोबल मेटल है और किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। अब इससे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो आप ध्यान दोगे, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए। कॉपर वाला जो केस है आपको पता है, उसके अंदर इसके लिए जो वैल्यू है 0.34 वोल्ट, यानी प्लस में है वो वैल्यू। इसका मतलब एनोड का काम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही करेगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ से और वो कॉपर आयंस को रिड्यूस करेगा। मीन्स यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस ईजी है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ मूव करते हो, जैसे जिंक वाला केस देखते हो, तो जिंक वाले में -0.76 वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। ये क्या इंडिकेट करती है? मतलब हमने जो सेटअप जमाया है उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ़्ट साइड में ही रखा है और राइट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड को रखा है, या जिंक वाले हाफ सेल को रखा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो एक्सपेक्टेड है उससे उल्टा है। मतलब जिंक की तरफ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इसी वजह से क्या है, यहाँ जो सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बता रखी है वो नेगेटिव में है। फिर एक बार हम कंपैरिजन करें, मान लो 2 बीकर ले लिए, दोनों में एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, मतलब उनके अंदर हाइड्रोजन आयंस हैं। पहले बीकर में आप कॉपर मेटल डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब कॉपर मेटल की रिएक्टिविटी कम है, मतलब कॉपर एटम्स को आयोनाइज नहीं किया जा सकता, यानी कॉपर सेकेंड आयन में ये कन्वर्ट नहीं होंगे एसिड के सॉल्यूशन में, इसीलिए कॉपर रिएक्शन नहीं करता है। दूसरी तरफ सेकेंड वाले बीकर में हमने जिंक रोड डिप की, तो जो जिंक मेटल या जिंक एटम है वो इजीली आयोनाइज हो सकते हैं, यानी Zn2+ बनाएंगे। तो ये जो जिंक आयंस हैं इनको वापस से रिड्यूस कर पाने की पावर उन इलेक्ट्रॉन्स में नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयंस उनको गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो आपको पता है कि एसिड के अंदर जिंक मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है। और हम जानते हैं कि जो जिंक आयंस हैं उनको इलेक्ट्रॉन दे कर के रिड्यूस करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो सीरीज़ है वो इसी बेसिस पर बनाई गई है। अब इस सीरीज़ में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। मतलब जो स्पीशीज़ है वो खुद तो रिड्यूस होगी और किसी और को ऑक्सीडाइज करेगी। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। वो इलेक्ट्रॉन गेन करके और फ्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। 2.87 प्लस के अंदर इसकी वैल्यू है ई नोट की। ध्यान देना, ई नोट की वैल्यू तभी कंसिडर होगी जब सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, है ना। फिर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे बढ़ोगे तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जो लिथियम मेटल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद रिलीज़ करेगी और लिथियम आयन के अंदर कन्वर्ट होगी और वो इलेक्ट्रॉन्स कोई और गेन करेगा तो रिड्यूस होगा।
या हम यूँ बोल सकते हैं कि लिथियम आयंस को इलेक्ट्रॉन देकर के रिड्यूस कर पाना और लिथियम मेटल के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए इसकी वैल्यू माइनस के अंदर 3.04 वोल्ट है ना। अब हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग आ रहा है नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। Reduction potential under non-standard condition is determined using Nernst equation when concentration not equal to 1 m. Thus for the cell, ध्यान देना बच्चों, ये इक्वेशन किस में हेल्प करती है? अगर हमारे पास में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 m के अलावा कोई और कंसंट्रेशन है तो उसमें ये नर्न्स्ट इक्वेशन हमको हेल्प करेगी। इसकी डिटेल आप देखिए। आगे एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, डेनियल सेल का, आप फैमिलियर हो इसके साथ में। जिंक और जिंक आयन, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर कॉपर आयन और कॉपर, है ना। सेल रिएक्शन भी बताई हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हो अच्छी तरह से कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जिंक आयन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कॉपर आयंस को जिंक मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है और कॉपर आयंस को रिड्यूस कर रही है, ठीक है। अब इसके लिए E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT/NF लोग नेचुरल जिंक सेकेंड आयन अपॉन कॉपर सेकेंड आयन, ये नर्न्स्ट इक्वेशन इसके लिए शो की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो लोग जिंक आयन और कॉपर आयन बताया हुआ है, यहाँ कंसंट्रेशन 1 m के अलावा कोई और कंसंट्रेशन है इनकी। अगर ये 1 m होती है तो दोनों के केस में तो 1/1 इज इक्वल टू 1 होता, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती। जैसे ही ये 0 हो जाती तो साथ में जो टर्म है वो पूरी की पूरी 0 हो जाती, यानी E इज इक्वल टू E0 के बराबर होता। बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अदर देन 1 m कंसंट्रेशन है तो हम उसके लिए सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मालूम कर सकते हैं? ध्यान देना बच्चों, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो इसमें सेल पोटेंशियल या उसका EMF कहना हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बाय चांस अगर केवल एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है तो वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है, वहाँ पर भी इक्वेशन इसी तरह की रहेगी। अगर मान लो जिंक के लिए फाइंड आउट करना है तो आप जो Zn2+ है वहाँ पर जिंक मेटल की कंसंट्रेशन रखो जो कि यूनिटी होती है, और लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, आप फैमिलियर हैं। और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिंक आयन यानी Zn2+ रखो, तो ये जिंक हाफ सेल के लिए पर्टिकुलर उस कंसंट्रेशन पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ऐसा कैसा कॉपर के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, वहाँ पर इसी इक्वेशन में जहाँ पर जिंक सेकेंड आयन लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप क्या करोगे, कॉपर मेटल की कंसंट्रेशन जो कि यूनिटी होती है यानी 1 आप पुटअप कर दोगे, और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, जो कॉपर 2 आयन है, कॉपर सेकेंड आयन, वही पुटअप करोगे जिसकी कंसंट्रेशन अदर देन 1 m है। बात आई समझ में? अब आपको ये पता है कि कॉपर वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होता है और जिंक वाला इलेक्ट्रोड एनोड होता है, और ई सेल की वैल्यू क्या होती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का जो सेल पोटेंशियल है उसमें से एनोड वाले इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल माइनस करोगे तो उसके लिए ओवरऑल जो सेल बना है उसके लिए सेल पोटेंशियल या EMF की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब ये नीचे की तरफ आप जो देख रहे हो इसमें ध्यान देना, ये वैल्यू कहाँ से आई, जो 0.059/2, यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में स्मॉल n देख रहे हो वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की साइड से प्रोडक्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वही वैल्यू पुटअप की हुई है। सेकंड थिंग, जो 2.303 RT/F आपको दिख रहा है, ये है, और ये उसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.059
आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई दूसरा सेल भी अगर लेंगे तो उसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुटअप करके और आप ई सेल या उसका ईएमएफ मालूम कर सकते हो। तो नर्न्स इक्वेशन को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नर्न्स इक्वेशन इसको और एक फॉर्म में बताया गया है। ये वाला फिगर आप देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.05916, एग्जैक्टली 16 लिखा हुआ है लेकिन केवल 0.059 से भी काम चल सकता है, अपॉन एन इंटू लोग सी की पावर स्मॉल सी डी की पावर स्मॉल डी अपॉन ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी। ये रिएक्शन कौन सी होगी, याद करो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ी हुई इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, ए प्लस बी बी गिविंग सी प्लस डी डी। जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन के लिए आप ये वैल्यूज़ पुटअप करोगे तो ई सेल की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, एक बात और है, आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो लॉग के साथ में ये वैल्यू दिख रही है ना, ये वाली, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यानी के होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एरो से इस चीज़ को बता भी रखा है। ठीक है, तो ई नोट सेल की वैल्यू ये किसके बराबर होगी, अगर मान लो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाती है तो ध्यान देना इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ई सेल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जैसे ही ये ज़ीरो होगी यानी ये हो गई, तो आप ये जो है ई नोट और ये आगे जो पूरी टर्म है इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दोगे तो इसका जो माइनस का साइन है वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, यानी ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.05916 अपॉन एन लोग के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसी से हम देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल इज़ रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी जी नोट डिनोटेड बाय जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ई नोट सेल। ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, और इसकी इक्वेशन भी आप लोगों को ध्यान में आ रही होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बस ये वही वाली है, नोट जो स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई रिएक्शन अगर होती है उसमें रिलीज़ होने वाली एनर्जी है उसका अमाउंट कितना होगा, उसको हम इस वाली इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, ये एनर्जी है, तो आपको ये पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर एनर्जी इज़ इक्वल टू क्या होता है, वो होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ एन और एफ तो आप मान लीजिए कि ये चार्ज है, एन तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी को हम फेराडे कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरी तरफ ये ई सेल है, उस सेल का जो ईएमएफ है स्टैंडर्ड कंडीशन में वो वाला ई नोट सेल होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल के बराबर होगी। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज़ रिलेटेड टू डेल्टा जी नोट बाय, अब इसी को जब आप सॉल्व करोगे, यानी आपको जो ऊपर वाली इक्वेशन और ये नीचे वाली इक्वेशन इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log के। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। नोट्स बना करके मुझे सेंड कीजिएगा और इसकी स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।